जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, ठीक है। आज हमारा 9th सेशन है, ठीक है। इस 9th सेशन में जो हमारा एजेंडा है, हमें क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ कि अब तक हम क्या कर चुके हैं, ठीक है। हम पैनल एनालिसिस में लगे हुए हैं आज तक, ठीक है। पैनल एनालिसिस में हमने ओएलएस, ठीक है, फिक्स्ड इफेक्ट्स, रैंडम इफेक्ट्स ये कर लिया है, ठीक है। आज इसमें हम वन स्टेप फर्दर जाएंगे, ठीक है। आज हम जीएमएम का यूज़ देखेंगे। हम क्यों जीएमएम यूज़ करते हैं, ठीक है, किन सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे, ठीक है, एंड्रोजेनिटी, ठीक है। हम किस किस्म की रिसर्च में हम नॉर्मली जीएमएम जो है उससे इस्तेफादा करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग के ध्यान में होना चाहिए, इट इज़ वे एडवांस्ड इन ओएलएस। यार ये पोस्ट करने थे, उसको मैंने कहा था। जी, इट इज़ वे एडवांस्ड इन ओएलएस फिक्स इफेक्ट्स, ठीक है। यार मैं जो देखो कि आपको भेज दे, एडवांस लेकिन वो वगैरह है आया ही नहीं। जीएमएम, वो ठीक है। उस वक्त इधर ही घूम रहा था, क्या नाम इन्हीं है। जो 3 आर्टिकल्स आज हमने करने हैं, ठीक है। डेटा एनालिस्ट की 2 आर्टिकल मैंने शबान ने जो मुझे फैक्ट शीट सेंड की थी, ठीक है। देखें, मैं अगर हो वन बाय सके वन तो एक ठीक है, ही नहीं हो फैक्ट शीट सकते तो फिर को सुबह यूज़ करवा करता दें। जाऊँगा, ठीक है। उनसे मैं आर्टिकल जो है वो डाउनलोड करता जाऊँगा, ठीक है, और ये इनकी हम पढ़ना बंद एनालिसिस कर। करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, अर्निंग्स मैनेजमेंट, ठीक है। अर्निंग्स मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ मॉडल्स है, जोन्स मॉडल है, ठीक है, मॉडिफाइड जोन्स मॉडल है, कोठारी मॉडल है, ठीक है। ये चीज़ें आपने सुनी होगी, ठीक है। इन सब का कॉन्सेप्ट काफ़ी बेसिक है, ठीक है। जो भी एक मेथड में अगर जोन्स मॉडल के लिए यूज़ कर लो तो वो मॉडिफाइड के लिए भी यूज़ होगा, वो कोटारे के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है। स्लाइड डिफरेंस है, इसमें इतना खास वो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, जी, जी माँ बुखारी, आपको कोई क्वेश्चन? हमारे पास पीआरएफ की रिग्रेशन आपकी लाइन आवाज़ होती नहीं है। आ रही है। तो हमारे पास पीआरएफ, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, फिर जो पीआरएफ की रिग्रेशन लाइन होती है वो डीबीज की मीन वैल्यू होती है। तो जी, सर बिल्कुल। जो हमारे पास ओएलएस रिग्रेशन होता है उसमें भी जो हमारे पास लाइन आती है रिग्रेशन लाइन, वो भी मीन वैल्यूज होती हैं डीबी नहीं, की। वो एग्जांपल मैंने समझाने के लिए की थी, ठीक है। वो हमने क्या किया था, वो हमने रिग्रेशन कोई रन नहीं की थी पीआरएफ पर। पीआरएफ में हमने क्या किया था कि हमने मीन वैल्यू लेके ही उनसे एक लाइन बनाई थी, ठीक है। लेकिन जब आप रियल में रिग्रेशन रन करते हैं उसी प्रोपोजिशन का, वो उन मीन्स वैल्यूज पे नहीं आता। जी। जो भी जो भी एक डॉट है, एक नुक्ता है, ठीक है। नुक्तों को मिला के जो भी सीधी लाइन बनती है, चाहे वो मीन वैल्यू पे आए या ना आए, अब जरूरी नहीं है। अब जब हम सैंपल रिग्रेशन या एसआरएफ की तरफ जाते हैं, वो मीन वैल्यू पे नहीं आती, ठीक है ना। वो उन वैल्यूज पे आती है जो उस लाइन में आती है, जो सीधी लाइन पे आती है, ठीक है। उससे अबाव और उससे जो बिलो होती है वो हमारा रेजिडुअल होता है, उसके ऊपर जो आती है वो हमारी फिटेड लाइन होती है। वो जरूरी नहीं है कि उसकी मीन पे आए। जो पीआरएफ था, वो जो एग्जांपल हमने स्टार्ट की, वो स्टार्ट ही हमने मीन वैल्यूज की थी, ठीक है। अगर हम कहें कि सपोज सारी जो डेटा जितना भी होता है वो मीन वैल्यूज के इर्द गिर्द ही होता है। अगर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हो स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है, आपका जो सारा डेटा है वो मीन वैल्यूज के इर्द गिर्द ही होता है, ठीक है। तो उसी से मैंने क्या किया, एक इन्फ्रेंस मैंने क्या किया, अखज किया कि अगर ये मीन वैल्यूज को हम मिला लें तो इससे ऊपर या नीचे जो वैल्यूज है वो हमारे रेजिडुअल है। फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज किसी के भी मार्क्स किसी भी इनकम लेवल पे इतने होने चाहिए ऑन एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर कोई एवरेज से डिविएट करता है तो वो कुछ और रीजन थे, ठीक है। कुछ वैल्यूज उस मीन से ऊपर आए, उस कुछ मीन से नीचे आए। लेकिन इस लाइन के लिए जरूरी नहीं है कि वो सारी मीन वैल्यूज को मिला। जो भी उस लाइन पे आता है, ठीक है, वो मीन है या नहीं है, ठीक है ना, वो हमारी फिटेड वैल्यूज है। इससे अबव और बिलो जो है वो हमारा रेसिडुअल है, ठीक है। ग्राफ का जी,
बस ठीक है, सुबह कर दें। अनम्यूट नहीं हो रहा। सर जी जो आप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं ओके। यहाँ पे कोई इशू है। मैं जरा वॉल्यूम चेक कर लूँ। वॉल्यूम यहाँ पे ठीक है बिल्कुल। जी अब आपको आ रही है? जी जी, अच्छा, जो पीआरएफ का ग्राफ था वो परफेक्ट अब स्ट्रेट नहीं लाइन आ नहीं रही। था। पीआरएफ का जो ग्राफ था, हेलो, जी जी, वो पीआरएफ का जो ग्राफ था वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं था, वो डॉटेड लाइंस को जोड़कर मतलब अप्रोक्सीमेटली था स्ट्रेट लाइन, तो तो वो अप्रोक्सीमेट था ना वो, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने उन चीजों को मिलाया था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि अगर हमारे पास मीन वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन मौजूद है, जो नॉर्मली सारी पॉपुलेशन हमारे पास होती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम उससे कोई सैंपल ले लें, ठीक है, तो सैंपल का जो मीन है वो पॉपुलेशन की मीन के इर्द गिर्द ही होगा, उससे थोड़ा सा या ज्यादा हो या थोड़ा सा कम हो, क्योंकि सैंपल हम अगर हम दो सैंपल एक ही पॉपुलेशन से ले लें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनकी मीन जो हो वो आपस में क्या हो, सेम हो, या सेम अगर नहीं है लेकिन वो एक दूसरे के करीब, ठीक है। वो तो जब हमारे पास सारा पॉपुलेशन मौजूद था तभी हमने मीन वैल्यू निकाली। फिर तो हमारे लिए मसला आसान ही होगा कि हम मीन वैल्यूज को मिला लें। मीन वैल्यूज के ऊपर मीन वैल्यूज हमारे पास क्या होगी, फिटेड वैल्यूज होगी, मतलब ऑन एवरेज किसी भी स्टूडेंट का स्कोर उन मीन्स के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का नहीं आता, वो हमारे पास रिज्यूअल मॉडल था, तो अगर हम उसी सैंपल से, उसी पॉपुलेशन से एक सैंपल निकाल के लेके आए, ठीक है, चाहिए तो ये है कि अगर उस सैंपल का अगर कोई मीन है तो वो भी क्या हो, जो मीन्स पॉपुलेशन के हैं, ठीक है। अगर 5000 अगर कोई इनकम स्कोर है, ठीक है, तो अगर हमने भी सैंपल निकाला है और वो 5000 के इनकम लेवल का है, तो उस सैंपल का मीन भी उस पॉपुलेशन की मीन के मुताबिक होना चाहिए। फिर तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका तो मतलब है कि वो सैंपल जो है उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। और रिग्रेशन लाइन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मीन वैल्यूज को टच कर ले। मैंने कहा कोई भी उस स्ट्रेट लाइन पे आता है, आपने नुक्ते में लाने हैं। अब जो नुक्ते स्ट्रेट लाइन पे आ गए वो आपका फिटेड लाइन है, ठीक है। और उन नुक्तों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उसकी मीन वैल्यू। और जब हम अपना एग्जाम्पल शुरू कर रहे थे तो उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि ये एस्टिमेटेड लाइन नहीं है, ये हमने फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, और हमने कहा कि भाई हमारे पास मीन वैल्यू है और उन्हीं मीन वैल्यूज को हमने मिलाया, समझाने के लिए कि रिग्रेशन भी इस तरह करता है कि रिग्रेशन कहता है कि ऑन एवरेज आपका जो क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट स्कोर है वो इस लाइन पे आना चाहिए। अब इस लाइन पे नहीं है, इससे नीचे है या ऊपर है, ठीक है, वो उस मॉडल का रिजल्ट है। अच्छा, आज के लेक्चर के लिए मैंने मटेरियल जो है शेयर किया है, गूगल क्लासरूम पे भी शेयर किया है, आपको ईमेल भी किया है, इसके अलावा मॉडलिंग पे भी किया है। और काइंडली अगर आप इन सबको डाउनलोड कर लें, ठीक है, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो वो अभी से डाउनलोड कर लें ताकि आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, और उनसे रिलेटेड डेटा है। आर्टिकल 1 का अपना डेटा है, आर्टिकल 2 का अपना डेटा है और आर्टिकल 3 का अपना डेटा है, ठीक है। आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 वो दो चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। एक तो आर्टिकल 1 फैक्ट शीट से है, और वो फैक्ट शीट जो प्रोवाइड की है मुझे वो शबान ने किया है। शबान, आपने उसमें कोई ग्रुप नेम्स वगैरह नहीं लिखे, सिंपल अपना नाम लिखा है। अगर आपका कोई ग्रुप नहीं है, आप सिंगल है, आई डोंट नो कि आप किसी ग्रुप में है या नहीं है, लेकिन जो फैक्ट शीट है उसमें नाम सिर्फ आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 में हमारा जो मेन फोकस होगा वो अर्निंग्स मैनेजमेंट पे होगा, ठीक है, कि अर्निंग्स मैनेजमेंट की जो मॉडल है उससे, ठीक है शबान, ठीक है, आपका कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अर्निंग्स मैनेजमेंट अगर मैं डिफाइन कर लूं क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। अर्निंग्स मैनेजमेंट इज मैनिपुलेटिंग अर्निंग थ्रू अक्रूवल्स क्या होते हैं? कोई बता सकते हैं अक्रूवल्स क्या होते हैं?
ड्यू लायबिलिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है, इस तरह ड्यू एसेट्स भी हो सकते हैं। जी जी शायद महमूद सर। जी सर, ये रूल्स होते हैं लाइक हम लोग जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके अकर होने पे ही, मतलब उसको कैश रिसीव्ड या पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं किया ठीक है, जाता। मतलब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसका, हमने ना कोई कैश रिसीव किया है ना कोई हमने कैश दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अकाउंट रिसीवेबल हो सकते हैं, ठीक है, हमने उनको रिकॉर्ड किया लेकिन हमने रिसीव नहीं किया, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे कुछ बिल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कुछ एक्सपेंसेस होती है, ठीक है, जो हमने पे करने हैं लेकिन अभी हमने उनको रिकॉर्ड नहीं करा, जिस तरह हम कहते हैं एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जी सलमान साहब। सर ये बिल्कुल शाहिद साहब भाई ने बिल्कुल सही बताया है कि आपकी इनकम अगर एक्सपेंसेस हो चुके हैं, चाहे पे हुए हों या ना हुए, कोई लाइबिलिटी आप इनकर आपकी हो गई है, पे हुई है नहीं हुई, आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑल फोर्सिंग अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म पे जाएं तो वो आप समझते हैं कि ये लाइबिलिटी हो जाएगी तो आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको मैनिपुलेशन के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं, मतलब हमने इस नतीजे पे पहुंचे एक्सेस लायबिलिटी बुक कर लेते हैं ताकि हमारे जो है ना वो प्रॉफिट कम नजर आए। ठीक है, हमारा लाइक फॉर एग्जांपल केस बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम तो है ही नहीं कि हम फॉर एग्जांपल जितनी चीजें जो प्रिवेलेंट अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, केस बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है ही नहीं। केस बेस्ड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप उसी टाइम क्या कर ले, कैश पे कर ले अगर आपका कोई बिल है, ठीक है ना, या अगर किसी ने आपको कुछ देना है उसी टाइम वो पैसे आपको रिसीव हो जाए, ठीक है। हमेशा हम क्या करते हैं, चीजों को अक्रूड रखते हैं, इन फ्यूचर हमने पे करना है या इन फ्यूचर हमने रिसीव करना है, ठीक है। इन्हीं चीजों को मैनेजमेंट क्या करती है, जो मैनेजर्स होते हैं, दे कैन यूज इट फॉर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल है, दो तरीकों से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल वो जो है वो बेड अकाउंट रिसीवेबल है। बेड अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यू आर 100% श्योर कि ये मुझे मिलना नहीं है, बट स्टिल यू शो इट, क्यों, आपने एक अच्छी पिक्चर दी है, ठीक है, ये आपके एसेट में क्या करता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस केस बेस होगा। फॉर एग्जांपल किस तरह पब्लिक फाइनेंस केस बेस पे एग्जांपल ले दें, ठीक है, उसमें शायद फिर जो है अर्निंग मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। एनीथिंग अदर देन, फॉर एग्जांपल हम बात करें कारपोरेशन की, ठीक है, हम कारपोरेशन की बात करें और कारपोरेशन में एक रूरल बेस अकाउंटिंग जो है इट इज प्रिवेलेंट, ये हमेशा से ऐसा होता आ रहा है और ऐसा होगा, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल आपका बेड अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है लेकिन फिर भी आप उसको रिपोर्ट कर लेते हैं। जी सलमान साहब। सर इसमें बात का ये भी होता है, जो बड़ी कॉरपोरेशन होती हैं उनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको बड़ा क्रिटिकली देखना पड़ता है कि वो फेक लाइबिलिटीज भी एंटर कर लेते हैं और बाद में वो, मैंने पाकिस्तान में ऐसे तो देखा कि उन्होंने बाद में वो चेक्स उनके एग्जीक्यूटिव ने अपने नाम पे बनवाए और वो पैसे अपनी जेब में डाले, ठीक है। ये मतलब फेक कोई चीज आपने ऐड कर ली जस्ट टू इंक्रीज योर एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज योर जो आपका इनकम है, ठीक है ना। इस तरह जो भी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू एक्रूवल्स जो आपके अर्निंग्स को मैनिपुलेट कर ले, ठीक है, वी कॉल इट अर्निंग्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसको डिटेक्ट करना है, इसको मेयर करना है इन रिसर्च, ठीक है, अपने लिए या रिसर्च के लिए आज हम वो मेथड स्टडी करेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ मॉडल्स है, ठीक है ना। जो बात शुरू हो गई, जो बात शुरू की अर्निंग्स मैनेजमेंट, ठीक है, अर्निंग्स मैनेजमेंट को हम मेयर किस तरह करने, वो जोन्स से शुरू हुई। जोन्स नाम आप लोगों ने सुना होगा, जोन्स मॉडल ऑफ अर्निंग्स मैनेजमेंट।
इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कोटारी, ठीक है। इन बेसिक जो मॉडल्स है, ठीक है, ये जितनी भी मॉडल्स है, इनका जो बेसिक्स है या इनका जो बेसिक आइडिया है, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले टोटल अक्रूवल्स को मेजर करते हैं कि टोटल अक्रूवल्स कितने हैं, फॉर किसी भी ईयर के टोटल अक्रूवल्स कितने हैं, ठीक है। उसके लिए एक फार्मूला होगा, वो हम यूज करेंगे। फिर टोटल अक्रूवल्स को रिग्रेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह कोई रिग्रेशन इक्वेशन होगी, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x1 फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है x1 प्लस बीटा x2, ठीक है, प्लस बीटा x3, ठीक है। इस तरह कोई रिग्रेशन इक्वेशन हम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल एक्रूवल मेजर कर लेंगे, फिर हम एक रिग्रेशन इक्वेशन बना लेंगे। हम देखेंगे कि ये टोटल एक्रूवल्स नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अक्रूवल्स किस चीज़ पे डिपेंड कर सकते हैं, अक्रूवल्स आपके सेल्स पे डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी जो सेल्स थी, ठीक है ना, वो भी एक्रूवल्स में ऐड होती है कि नहीं होती। इसी तरह आपकी जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, जब आप सेल्स से आप माइनस करते हैं, आपने कितनी एक्सपेंसेस माइनस की। तो इसी तरह हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेंगे जो टोटल एक्रूवल्स पे क्या होगी, असरअंदाज होगी या टोटल एक्रूवल्स उन पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। वो मॉडल हम रन कर लेंगे, ठीक है। उस मॉडल को रन करने के बाद उसकी फिटेड वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। वो वैल्यू जो लाइन पे आएगी, जब रिग्रेशन आपको बताएगा कि आपके एक्रूवल्स इन वेरिएबल्स के मुताबिक कितने होने चाहिए, इस लाइन पे होने चाहिए, तो उस लाइन से अबव या बिलो जितनी भी चीजें होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो ऐसी चीज होगी जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। मतलब मैं कहता हूँ कि टोटल एक्रूवल्स को एक्सप्लेन होना चाहिए था इन दी लाइट ऑफ दीज वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स मैंने जो है, मतलब फॉर एग्जांपल ये तो हाइपोथेटिकल वेरिएबल है, कुछ वेरिएबल मैं डिफाइन कर लूंगा, मैं कहूंगा कि मेरे जो टोटल एक्रूवल्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो इन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एक रिग्रेशन रन कर लूंगा। उस रिग्रेशन के बाद मैं बताऊंगा कि भाई कि उसकी जो फिटेड वैल्यूज है उस रिग्रेशन की, जिस तरह हम नॉर्मली रिग्रेशन रन करते हैं, उसकी फिटेड वैल्यू क्या डिफाइन करेगी, उसकी फिटेड वैल्यू ये डिफाइन करेंगी कि आपकी जो टोटल एक्रूवल्स है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं है, इससे अबव है या बिलो है, तो वो क्या है, वो पार्ट है जो मैनिपुलेट हो रहा है, या ये वो पार्ट है जो ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रही है। मैं कहता हूँ कि टोटल एक्रूवल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उन फैक्टर्स में सेल्स भी है, उन फैक्टर्स में आपके एक्सपेंसेस भी है, उन फैक्टर्स में आपका अकाउंट रिसीवेबल भी है, ठीक है। मतलब हम फैक्टर, ये जो जोन्स है या जो कोटारी है, उन्होंने फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि आपके टोटल एक्रूवल्स किस चीज पे डिपेंडेंट होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने मॉडल रन कर लिया आइडेंटिफिकेशन के बाद। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल एक्रूवल्स मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने सारे वेरिएबल इकट्ठे कर लिए। ये सारी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उन्होंने मॉडल रन कर लिया। मॉडल रन करने के बाद उस मॉडल का जो रिजिजुअल था, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड पार्ट कहते हैं, उनको उसने नाम दिया कि ये मैनिपुलेशन है, ठीक है, और उनको उसने नाम दिया डिस्क्रिशनरी एक्रूवल्स। अब डिस्क्रिशनरी किसे कहते हैं? सर मैं बताऊं? जी जी। जहाँ पर मैनेजमेंट जो है ना वो अपनी पावर यूज कर रही होती है कि मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो जो मैनेजर है, ठीक है, वो अपनी इंट्यूशन यूज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग आपको बताता है ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ये नहीं इंक्लूड कराने चाहिए, ये बेड अकाउंट रिसीवेबल बन गए, लेकिन आपका मैनेजर कहता है नहीं ये शामिल करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में हम इसको रिसीव कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आपका कोई केस चल रहा है किसी क्लाइंट के साथ, उसने आपको पैसे देने हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आप ये केस हार जाएंगे, या केस का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि केस आपके हक में आएगा या क्लाइंट के हक में आएगा, लेकिन उस साल भी आपने क्या किए, वो अकाउंट रिसीवेबल, वो जो डिस्प्यूटेड अकाउंट रिसीवेबल थे, वो आपने क्या किए, अपने अकाउंट रिसीवेबल में डाल दिए, ठीक है। वो क्या क्यों डाल दिए, वो मैनेजर की मर्जी, डिस्क्रिशन थी उसकी कि मैंने क्या करना है, मेरे मुताबिक ये जो है हमें मिलने हैं। तो हमने क्या करना है, बेसिकली टोटल एक्रूवल्स का मॉडल रन करने के बाद उसका जो रेजिजुअल आएगा वो फाइंड आउट करना है। वो रेजिजुअल क्या है, वो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट है,
वो फैक्टर है जो इन चीजों के अलावा है जो हमने आइडेंटिफाई। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप जोन्स के मॉडल को को रन करना चाहे, आप कोटारी के मॉडल को रन करना चाहिए, सबका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक यही है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल इक्रूवल्स कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो इन इक्रूवल्स पे असरअंदाज होंगे, या हमारे टोटल इक्रूवल्स उन फैक्टर्स पे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपना मॉडल रन कर लेंगे। मॉडल को रन करने के बाद उस मॉडल का जो रेसिडुअल पार्ट होगा, रेसिडुअल पार्ट क्या है, एरर टर्म है, ये और फैक्टर्स है जो इन चीजों को क्या कर रहे हैं, असरअंदाज कर रहे हैं। और उन और फैक्टर्स का नाम क्या है, आपका डिस्क्रिशनरी एक्रूवल्स, या वो एक्रूवल जो मैनेजमेंट ने क्या किए, अपनी मर्जी से क्या किए बनाए। सर फ्यूचर आल्सो कंटिंजेंट एक्रूवल, बिल्कुल कंटिंजेंट एक्रूवल भी आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपका कोई केस चल रहा है, अब ये कंटिंजेंट है, आपका कोई केस चल रहा है कि आपको कोई अकाउंट रिसीवेबल मिलने हैं, बट वो क्या है, लिंक्ड है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, कोई केस है, क्लाइंट आपको तब पैसे देगा जब आप वो केस जीत जाएंगे। तो इट मींस दीज अकाउंट रिसीवेबल आर कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट, एक इवेंट पे डिपेंडेंट है, वो इवेंट आपके हक में जाएगा तभी आप उन अकाउंट रिसीवेबल को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज है अगर मैनेजमेंट रिपोर्ट करती है, मैनेजमेंट रिपोर्ट क्यों करती है, मैनेजमेंट ने एक अच्छा पिक्चर दिखाना, और उस अच्छे पिक्चर के लिए उनके पास जो रास्ता है वो एक्रूवल्स में मिलता है। कैश बेस्ड तो क्या है, कैश बेस्ड अगर अकाउंटिंग है वो तो उसी टाइम सारी चीजें खत्म हो जाती है, रिसीट मिल गई, केस जो है आपने पे किया या आपको रिसीव हुआ। लेकिन अगर आपने कुछ काम गलत करना है वो आप क्या कर सकते हैं एक्रूवल से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल एक्रूवल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। टोटल एक्रूवल्स के बाद आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनको आप अपनी आईवीज बना लेंगे कि दीज आर माई आईवीज, माई टोटल एक्रूवल्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज आईवीज। उसके बाद जब रेग्रेशन रन करेंगे, रेग्रेशन रन करने के बाद आप उसका रेसिडुअल फाइंड आउट करेंगे। रेसिडुअल क्या होगा, वो पार्ट होगा जो मैनेजमेंट ने क्या किया है, मैनिपुलेट किया है, और उसका नाम क्या है, डिस्क्रिशनरी एक्रूवल, या सिंपल उसको हम डीए कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन दी वेल, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है ये उनकी जजमेंट पे क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सा आइडिया था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज डाउनलोड की होगी। ठीक है, ये जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, ये मेरे सामने है, मार्केट पावर, कंपटीशन एंड अर्निंग्स मैनेजमेंट एक्रूवल बेस्ड एक्टिविटी। ठीक है, ये आर्टिकल है एमराल्ड का, और नवंबर 2018 में जो है क्या हुआ, ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये इसके अथर्स है। ठीक है, इसका एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी थोड़ी सी मेथोडोलॉजी देखते हैं। ठीक है, this study aims to understand the impact of market power and competition on earnings management, particularly discretionary accruals in Chinese and Taiwanese tourism industries। ठीक है, सबसे पहले स्टडी का मकसद क्या है, वो दो चीजों, मार्केट पावर और कंपटीशन का अर्निंग्स मैनेजमेंट पे इफेक्ट देखना चाहते हैं कि अगर आपका मार्केट पावर क्या है, किसी फर्म का इंडस्ट्री में जो पावरफुल पोजीशन है। पावरफुल पोजीशन क्या होती है किसी भी इंडस्ट्री में, कि फॉर एग्जांपल एक फर्म है, अगर वो इस पोजीशन में है कि वो मार्केट प्राइस चेंज कर ले, मतलब शुगर, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री में एक फर्म ले लेते हैं, कोई भी फर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल आदम शुगर मिल ले लेते हैं। अगर आदम शुगर मिल्स की ये क्या कहते हैं, ये पावर है या उनकी ये हैसियत है कि वो पूरे मार्केट में जो शुगर पर केजी प्राइस है उसको चेंज कर सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि भाई आदम शुगर मिल्स की मार्केट पावर ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री कंपटीशन होती है। इंडस्ट्री कंपटीशन, ओवरऑल इंडस्ट्री की मार्केट की कंपटीशन पोजीशन क्या है, जो लास्ट हमने कैलकुलेट भी किया था, हमने HHI कैलकुलेट किया था, इफ यू पीपल रिमेंबर, वो इंडस्ट्री कंपटीशन के लिए किया था। और मार्केट पावर क्या है कि उस कंपटीशन में आपकी पोजीशन क्या है। कंपटीशन तो है पूरी इंडस्ट्री में, लेकिन उस कंपटीशन में आपकी पोजीशन क्या है, आप ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मकसद है। कहते हैं मतलब नीचे उन्होंने लिटरेचर में भी दिया होगा कि भाई आपकी जो अर्निंग्स मैनेजमेंट है, बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर,
कौन से दो फैक्टर्स, मार्केट पावर और इंडस्ट्री कंपटीशन, इसके लिहाज से चेंज कैसे होते हैं उसी के बेस पे उन्होंने हाइपोथेसिस बनाए होंगे, ठीक है। और इनका बेसिक कैलकुलेशन क्या है, उन्होंने करना क्या है, उन्होंने सबसे पहले ये उन्होंने लिखा हुआ है पर्टिकुलरली डिस्क्रिशनरी एक्रूअल, वो एक्रूअल जिसमें मैनेजमेंट अपनी मर्जी यूज करती है। हमने वो देखना है कि वो एक्रूअल्स बेसिकली उन्हीं एक्रूअल्स को मैनेजमेंट मैनिपुलेशन के लिए यूज करती है, अर्निंग्स मैनेजमेंट के लिए यूज करती है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अच्छा बेसिक मकसद तो समझ गए, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है अकाउंटिंग डेटा कंसिस्टेड ऑफ 60 पब्लिकली ट्रेडेड ट्रेवल कंपनीज इन चाइना एंड ताइवान from 2000 to 2014. Methodology included correlation metrics for the variables, univariate and multivariate regression and competition analysis, ठीक है। सिंपल उन्होंने क्या किया है, OLS वगैरह रन किए हैं, एफएक्स इफेक्ट या रैंडम इफेक्ट रन किया होगा, ठीक है। सिंपल जो रेग्रेशन एनालिसिस की होगी। बीवी क्या है इनका, अर्निंग्स मैनेजमेंट, और उनकी जो आईवीज ऑफ इंटरेस्ट है, आईवीज उन्होंने बाकी भी यूज किया है, जो कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं वो भी यूज किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टडी में उनके जो आईवीज ऑफ इंटरेस्ट है क्या है, एक है आपका मार्केट पावर और दूसरा क्या है आपका कंपटीशन, ठीक है। ये उन्होंने क्या किया हुआ है, बेसिक मेथोडोलॉजी, और उनकी फाइंडिंग क्या है, बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल रिजल्ट्स the others found a significant negative correlation between power and discretionary accruals and market concentration. मार्केट कंसंट्रेशन से मुराद क्या है, आपका इंडस्ट्री कंपटीशन, ठीक है। ये जो HHI की जो वैल्यू हम कैलकुलेट की थी लास्ट टाइम, ठीक है, हमने क्या कहा था कि इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है। अगर 1 के करीब हो तो हम कहते हैं कि भाई मार्केट कंपटीशन, इंडस्ट्री कंपटीशन जो है इंतहाई कम है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वो जो इंडस्ट्री है वो कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ फर्म्स कम होते हैं। अगर HHI की वैल्यू 1 के करीब है तो हम कहते हैं दीज आर कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रीज। कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिनमें नंबर ऑफ फर्म्स कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, बेसिकली वो बात कर रहा है कि अगर मार्केट कंपटीशन कम हो, ठीक है, तो उन्होंने जो भी फाइंडिंग्स दी है, हमारा इससे कोई जो है वास्ता नहीं है, ठीक है। हमने बेसिकली सीखना है कि अब हमने अर्निंग्स मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है उसमें से जो डिस्क्रिशनरी एक्रूअल्स का पार्ट है, जो डिस्क्रिशनरी एक्रूअल्स होते हैं वो कौन सी एक्रूअल्स होते हैं, ये वो एक्रूअल्स होते हैं। एक्रूअल्स क्या चीज़ है, हर वो चीज़ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नॉन कैश बेस, या जो आपकी क्या, मैं सिंपल अगर मैं कह दूं कि कर्जे के बेस पे जो लेन देन हो रहा है, आप किसी से कर्जा ले रहे हैं, कोई चीज़ कर्जे पे ले रहे हैं, या आप किसी को कुछ देना है लेकिन फ्यूचर में देना है। अगर आप लोगों को एक्रूअल्स वर्ड की समझ नहीं आ रही है तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि हर वो नॉन कैश चीज़ क्या है कि अगर आपने किसी को कोई पेमेंट करनी है, फ्यूचर में करनी है, या किसी ने आपको पेमेंट करनी है और वो फ्यूचर में करनी है, तो उनको कहते हैं एक्रूअल्स। उनको आप मैनिपुलेट करते हैं। मैंने मतलब आपको थोड़े से तरीके बताए। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट रिसीवेबल को आप किस तरह मैनिपुलेट करते हैं, या क्लाइंट्स के बिल्स जो है आप उनको किस तरह मैनिपुलेट करते हैं। उन सबको मैनिपुलेट करते हुए अगर आप कोई पिक्चर दे रहे हैं तो यू आर प्रैक्टिसिंग अर्निंग्स मैनेजमेंट, और ये नॉर्मली होता रहता है। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब ये जो रिसर्च है बेसिकली ये इस बारे में है कि जब आपकी मार्केट पावर या कंपटीशन जो है ज्यादा या कम होती है, वो आपके अर्निंग्स मैनेजमेंट किस तरह असरअंदाज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपटीशन ज्यादा है तो आप अर्निंग्स मैनेजमेंट कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, या आपकी मार्केट में पावर ज्यादा है तो आप अर्निंग्स मैनेजमेंट कम करते हैं या जो है या ज्यादा करते हैं। बाय अर्निंग्स मैनेजमेंट मेरी मुराद ये है कि जो आपकी जो एक्रूअल्स में डिस्क्रिशनरी पार्ट है, वो पार्ट जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द नोन फैक्टर्स। आपने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, उसके बेस से आपने रेग्रेशन रन की, ठीक है, उसने आपको फिटेड वैल्यूज दे दी। फिटेड वैल्यूज के अलावा जो वैल्यूज है वो पार्ट क्या है, वो आपका जो मैनिपुलेटिव पावर है या जो मैनिपुलेटिव या जो अर्निंग्स मैनेजमेंट हो रही है, ये वो पार्ट, ठीक है। तो अब हम जो है इसकी मॉडल की तरफ चलते हैं, बेसिक जो उसका मॉडल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने अब कुछ ऐसे पेपर भी होता है कि जिसमें उनका बेसिक मॉडल नहीं दिया गया होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया गया है कि हमने वेरिएबल किस तरह कैलकुलेट किया। मॉडल्स एंड वेरिएबल, द वेरिएबल फॉर रेग्रेशन वर डिफाइंड एंड देयर इक्वेशन लिस्टेड बिलो। अब ये वेरिएबल है सारे, ठीक है ना। इसका जो बेसिक मॉडल है वो क्या है,
अर्निंग्स मैनेजमेंट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1, इसको मैं मार्केट पावर का नाम देता हूँ, प्लस बीटा 2 कंपटीशन, प्लस कंट्रोल्स। अब आप लोग जब पेपर पढ़ते हैं आप लोगों को लगता होगा कि इसमें तो कोई मॉडल दिया ही नहीं गया है। इनका बेसिक मॉडल ये है, बाकी उन्होंने जितनी इक्वेशनें यहाँ पे लिखी है, अब फॉर एग्जांपल पहला इक्वेशन है लर्नर इंडेक्स, वो किसके लिए है? वो इस वेरिएबल की कंस्ट्रक्शन के लिए है कि आपका जो मार्केट पावर है किस तरह आप इसको कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करने के बाद फिर आप इस मॉडल की तरफ आएंगे, मतलब हम मार्केट पावर कैलकुलेट कर लेंगे, हम कंपटीशन कैलकुलेट कर लेंगे, हम अर्निंग्स मैनेजमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारे बेसिक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो सारे इस मॉडल में हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और उसको फिर रन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेपर है इसमें ये वाला इक्वेशन नहीं दिया गया कि आपका बेसिक मॉडल क्या है, बेसलाइन। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मैं उनसे कहता हूँ कि फैक्ट शीट बना के लेके आए, तो मुझे ये इक्वेशन दिखाते हैं कि भाई ये हो गया है, ये हमारा फैक्ट शीट कंप्लीट हो गया। तो मैं उनसे कहता हूँ आपका बेसिक मॉडल क्या है? बेसिक मॉडल आपका ये है, अर्निंग्स मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स, बीटा, मार्केट पावर, कंपटीशन और दूसरे कंट्रोल। जी सलमान साहब। don't have any question for the time. जी सलमान साहब। तो सर ये शायद वैसे ही उठा रह गया। ठीक है, एक मिनट। सर जी हमें बेटा। कैसे पता चलेगा कि ये हमारा बेसिक मॉडल है उस फॉर्मूला को देखते हुए? क्योंकि जब मैंने भी बहुत से आर्टिकल्स देखे थे तो मुझे भी इस तरह का मिला था, तो मुझे लगा यही हमारा मॉडल है। आपका जो मॉडल है आपको यहाँ से पता चल, देखिए आपका मॉडल आपको यहाँ से पता चल जाता है जब आप इस आर्टिकल का टाइटल देख लेते हैं। टाइटल के बाद जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया, ठीक है, दिस स्टडी एम्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट पावर इन कंपटीशन ऑन अर्निंग्स मैनेजमेंट। यहाँ से मुझे बेसिक मॉडल का पता चल गया कि मेरा जो डीवी है वो क्या है, अर्निंग्स मैनेजमेंट है, और मेरा जो 2 आईवी है, जो इंटरेस्ट के आईवी है, वो क्या है, मार्केट पावर और कंपटीशन है। यहाँ से बेसिकली मुझे पता चल गया। अब वहां पे जो इक्वेशनें दी गई है वो बेसिकली इन 3 चीजों को कैलकुलेट करने के लिए दी गई है कि फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट पावर पर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कंपटीशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम क्या करते हैं, रिग्रेशन रन करते हैं, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम अपना डीवी बनाते हैं, ठीक है, हम अपना डीवी बनाते हैं, ठीक है। डीवी के बाद हमारे आईवीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो हमारा डीवी है वो अर्निंग्स मैनेजमेंट है। आईवीज क्या है, हमारा एक मार्केट पावर है, ठीक है, और एक क्या है, मार्केट कंपटीशन है, ठीक है, और दूसरे हमारे क्या है, फिर कंट्रोल्स है, ठीक है, वो भी हमारे आईवीज है, लेकिन वो हमारे इंटरेस्ट के नहीं है, हमारे इंटरेस्ट के इन 2 चीजें, ठीक है। अब मैंने करना क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 फर्म है, ए बी सी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये ईयर हो गया 2001, 2001। अब यहाँ पे मैं अपना डीवी लिखता हूँ, डीवी मेरा क्या है, ईएम। यहाँ पे मैं अपने आईवीज लिखता हूँ, एमपी, ठीक है, मार्केट पावर और मार्केट कंपटीशन। अब यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यूज डालूं? अब मैंने मॉडल रन करना है, मॉडल को मैंने डेटा देना होगा। अब ईएम जो है कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि बैलेंस शीट में कोई अर्निंग्स मैनेजमेंट मौजूद है, मैं वहां से क्या करूँ, यहाँ पे मैं फिट करूँ। बैलेंस शीट में मार्केट पावर मौजूद है, मैं वहां से निकाल के यहाँ पे फिट करूँ। उसके बाद फिर इन वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब कुछ वेरिएबल जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सिंपल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिवरेज की बात कर लूँ, लिवरेज आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, लायबिलिटीज डिवाइड
अच्छा, कुछ वेरिएबल से बड़े सिंपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लिवरेज का वेरिएबल है, ठीक है, मैं अनम्यूट तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, वो आज आ जाएगा कि हम एरर टर्म पर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अभी तो हम उसकी तरफ गए ही नहीं, अभी तो हम उसकी इनिशियली जो है ओवरव्यू में दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके सही। अच्छा, अब कुछ वेरिएबल आपके पास बड़े सिंपल होते हैं, जिस तरह लिवरेज है, लायबिलिटीज प्लस डिवाइड बाय एसेट्स में कर ले तो, ठीक है। अब कुछ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, अर्निंग्स मैनेजमेंट है, मार्केट पावर है, मार्केट कंपटीशन है, ये आपको बैलेंस शीट या स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेथोडोलॉजी शुरू होती है, जब आप इस पेपर की मेथोडोलॉजी में आते हैं, ठीक है, तो अपनी बेसलाइन मेथड से, बेसलाइन मॉडल से शुरू नहीं होती। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मॉडल क्या है। यहाँ पे ये सिर्फ मेथड्स जो है दे रहे हैं कि अब इस मॉडल के लिए हमने जो मुख्तलिफ चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो हमने किस तरह कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट पावर है, ठीक है। मार्केट पावर को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, यहाँ पे उन्होंने ये डिटेल दी हुई है, लेकिन ये आपका बेसिक मॉडल नहीं है। ये बेसिक मॉडल का एक हिस्सा है कि अब आपने वेरिएबल कहाँ से लाना है, ठीक है। अब उन्होंने एक मेथड यूज किया है, लर्नर 1934, उसने कोई मेथड दिया था कि अगर किसी भी फर्म का आपने मार्केट पावर कैलकुलेट करना है, उसने एक फार्मूला दिया था, इट इज इक्वल टू लर्नर, इसको कहते हैं लर्नर इंडेक्स, इट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेलिंग एंड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, डिवाइड बाय सेल्स। ये आपको एक वैल्यू देगा जिसका नाम है लर्नर इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर उसने कहा है कि वेयर सेल्स इज अ फर्म। देखिए बेटा, जिस पॉइंट भी आप लोग को समझ नहीं आती आप सवाल करते जाए, मैं बड़ा बेसिक तरीके से जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये डिटेल जो है, अगर पीएचडी की स्टूडेंट होते शायद मैं उनको ये डिटेल ना देता, ठीक है। अब जिस तरह एक स्टूडेंट ने कहा कि हमने मॉडल कहाँ से आइडेंटिफाई करना है, मॉडल आपके एब्स्ट्रैक्ट के फर्स्ट जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहां पे आपको पता चल जाता है कि ये मॉडल कैसा है, इसमें कौन सा चीज डीवी है, कौन सा मेरा आईवीज है, और आईवी मेरा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। मतलब सारे आईवीज जो होते हैं वो उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होते, बाकी आपके कंट्रोल्स होते हैं। अब आपने अपने वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं, कभी कभी वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डीवी लिवरेज होता तो लिवरेज को तो हम लाइबिलिटीज बाय एसेट से कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास अब ये लर्नर इंडेक्स है, और लर्नर इंडेक्स किस चीज के लिए यूज होता है, मार्केट पावर के लिए। उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, ये उसका फार्मूला है, हर फर्म की सेल से उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस कर लेंगे, उसके बाद उसका हम क्या कर लेंगे, उसका जो सेलिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो माइनस कर लेंगे, उसको सेल्स भी डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसने फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, वेयर सेल्स इज अ फर्म्स नेट सेल्स। नेट सेल्स कौन से होते हैं, किसी को अगर कुछ पता हो, नेट सेल्स कौन से होते हैं? सर आफ्टर सेल डिस्काउंट। जी जी, डिस्काउंट, अगर कोई सेल्स रिटर्न्स है वो सारे माइनस करके, डिस्काउंट क्या, अगर किसी ने आपको, किसी को आपने डिस्काउंट दिया, सेल्स रिटर्न है अगर किसी को आपका प्रोडक्ट सही मतलब उसमें कोई खराबी वगैरह थी वो उन्होंने वापस किया, ठीक है ना, वो सारे माइनस करके आपकी जो नेट सेल्स की फिगर है, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। नेट सेल्स सीयूजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, ये सारे माइनस करके ये आपके पास लर्नर इंडेक्स किसी भी फर्म का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेट किस तरह किया है, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई इंडस्ट्री का फैक्टर नहीं है कि इंडस्ट्री में इसकी मार्केट पावर क्या है। मैनिपुलेट किस तरह किया है, मैनिपुलेट इस तरह किया है, उसको एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स बनाया हुआ है। किस तरह बनाया हुआ है, अगर आप देख ले, ये एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स इज इक्वल टू लर्नर इंडेक्स माइनस WI इंटू LI। यहाँ पे लिखा हुआ है WI। WI का क्या मतलब है, W बेसिकली वेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री में क्या मार्केट पावर है, ये इसकी इंडिविजुअल पावर है कि फॉर एग्जांपल लर्नर इंडेक्स सेल्स माइनस, अगर आप दो फर्म को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, अगर दो फर्म की आपने मार्केट पावर देखनी है, ठीक है ना, या वैसी ही उनकी पावर देखनी है, ये आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इंडस्ट्री में उसकी पावर क्या है, उसके लिए आपने उस पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी।
इसी लर्नर इंडेक्स से एक चीज माइनस करनी होगी, वो क्या होगी, वेट इनटू लर्नर इंडेक्स। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेट क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेट हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, सेल्स ऑफ पर्टिकुलर फर्म डिवाइड बाय टोटल सेल्स इन द इंडस्ट्री। सर एक क्वेश्चन है। जी फाइन। सर ये जो लर्नर इंडेक्स आपने भी बताया, ये बेसिकली तो प्री डिफाइंड है ना, जो मार्केट पावर को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हमने अपने आर्टिकल, ठीक है, यानी हमने मार्केट पावर को अगर करना है तो फिर हम इसको यूज करेंगे। हम इसको यूज करेंगे, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है ना। इसके अलावा आप अपना भी डेवलप कर सकते हैं, उसके अपने इंट्यूशन दे सकते हैं। आपने इसको पढ़ना है, लर्नर 1934 का पेपर है, ठीक है, उसको पढ़ ले कि मार्केट पावर को उसने इस तरीके से क्यों कैलकुलेट किया है, उसमें उसकी वजूहात होगी, ठीक है, उसने वजह दी कि फार्मूला ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको जब एडजस्ट करते हैं, इसको इंडस्ट्री वाइज एडजस्ट करते हैं। जी सर मुझे ये बात समझ नहीं आई, एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स मुझे दोबारा काइंडली अगर आप बता दें। ठीक है, ये इंडिविजुअल फर्म की पावर है, ठीक है, लेकिन ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है कि मैं इसे कहूँ कि इंडस्ट्री में इसकी पावर क्या है। उसको इंडस्ट्री स्पेसिफिक करने के लिए मैं उसमें एक एडजस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। वो एडजस्टमेंट क्या है, मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो लर्नर इंडेक्स इस स्टेप में मैं कैलकुलेट करूंगा, इससे मैं माइनस करूंगा एक और फिगर, ठीक है। वो फिगर क्या होगी, वो होगी WI इंटू LI, ठीक है। LI तो हमने कैलकुलेट कर लिया, LI तो ये है, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, जो लर्नर इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया है पहले से। अब WI क्या है, ये वेट है। वेट किस चीज का है कि फॉर एग्जांपल ये प्रोपोर्शन है कि इस फर्म का इंडस्ट्री में जो प्रोपोर्शन है किस चीज का, सेल्स का। ये वेट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सेल्स ऑफ ए फर्म डिवाइड बाय टोटल सेल्स इन द इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री में सेल्स कितने हैं और उसके लिहाज से आपके फर्म्स के सेल्स कितने हैं। ये वेट कैलकुलेट कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली हम किसकी चीज के साथ, जो लर्नर इंडेक्स फर्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट। इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं म्यूट करूं, ये मोटरसाइकिल भी आ गई, ठीक है। अब आप अपनी डेटा फाइल जो है वो ओपन कर लें, आर्टिकल 1 डेटा फाइल जो है, ठीक है। जी सना इकबाल, रेस हैंड लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं आप। सर ये जो लर्नर इंडेक्स में आपने सेल्स बताई थी, ये 1 ईयर की सेल्स हैं एक फर्म की, और डिवाइड में जो टोटल सेल्स है इंडस्ट्री की वो भी 1 ईयर की हैं। जी वो भी 1 ईयर के। फॉर एग्जाम्पल किसी भी साल में किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के टोटल सेल्स कितने हैं, जिस तरह हम HHI में करते थे, HHI में टोटल सेल्स किसी भी इंडस्ट्री के हम ऐड कर लेते थे। जी ठीक। अपनी डेटा फाइल जो है ओपन कर ले, ठीक है। ये हमारे पास फर्म्स है, कोड ईयर, ठीक है। ये इनका इंडस्ट्री न्यूमेरिकल कोड है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको मर्ज किस तरह करना है। वैसे मर्ज पे मैंने आप लोगों को एक पूरा लेक्चर देना है, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स में चले जाएं, मर्जिंग में काफ़ी ऑप्शंस है कि अगर इस किस्म का डेटा हो फिर हमने किस तरह मर्जिंग करनी है, इस किस्म का डेटा हो किस तरह मर्जिंग करनी है, तो उसमें मैं आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा। फिलहाल ये इंडस्ट्री कोड है आपका, ठीक है, और ये इंडस्ट्री न्यूमेरिकल कोड है, ठीक है। इसके अलावा ये फर्म कोड है, ये फर्म का ईयर है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ वेरिएबल का डेटा है, ठीक है। हमें क्या दरकार है अभी, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हमें सेल्स दरकार है, ठीक है। सेल्स हमारे पास है, यहाँ पे देखिए सेल्स। और हमें क्या दरकार है, CGS हमारे पास है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, सेल्स, सेलिंग इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस भी है हमारे पास, और एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एक्सपेंस भी है, ठीक है। और बाकी हमारे पास सेल्स भी है, ठीक है। तो फिर पहले हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट कर लेंगे फर्म के लिए, ठीक है। एक फर्म के लिए हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये वाली सिंपल है, ठीक है। सिंपल में क्या कर लूँगा, जो सिंपल वेरिएबल क्रिएशन की कमांड है, ठीक है, या तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लूँगा। अगर डबल क्लिक नहीं करना है तो मैं क्या पे जाऊँगा, डेटा, क्रिएट और चेंज डेटा, क्रिएट न्यू वेरिएबल, वहाँ पे मैं आ गया, ठीक है जी।
मलक काशिफ अवान, आई डोंट नो क्या आपने किया, या ठीक है सही है, वो प्रीवियस की बात करें। अच्छा, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इसको लर्नर इंडेक्स एल आई का मैंने नाम दिया, बल्कि एल आई कर लेता हूँ स्मॉल, ठीक है, एल आई, ठीक है। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ वेरिएबल्स में, ठीक है। मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने सेल्स से, ठीक है, हमारी जो सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पैरेंथेसिस शुरू किया, ठीक है, फिर वेरिएबल में गया, हो गया, एक मिनट, सेल्स, ठीक है। सेल्स से मैंने क्या माइनस करना है, सबसे पहले कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्या माइनस करना है मैंने इससे सेलिंग एक्सपेंस, और क्या माइनस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। ये मैंने माइनस किया, इन सबको मैंने ब्रैकेट में बंद किया। ब्रैकेट में नहीं बंद करूंगा देन सिंपल मैथमेटिक्स है, फिर आप गलती करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेल्स भी डिवाइड करता हूँ। बिल्कुल मैंने क्या किया, सेल्स में से मैंने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, उसके बाद सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है। उसको फिर मैं क्या करता हूँ, सेल्स भी डिवाइड कर लेता हूँ, जो मेरे पास जो वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेल्स, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या, ये वाली चीज़ मेरे पास कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ की कैलकुलेशन पे जाता हूँ। दूसरी चीज़ कैलकुलेशन क्या है, एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स विच इज इक्वल टू लर्नर इंडेक्स, जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, माइनस वेट इनटू लर्नर इंडेक्स, ठीक है। वेट क्या है, एक प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑफ फर्म सेल्स इन इंडस्ट्री से। तो दूसरा स्टेप क्या है, एक्सक्यूज मी, हर साल में इंडस्ट्री की जितनी सेल्स है मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल वेरिएबल की कमांड यूज नहीं कर सकता, ठीक है। पहले भी मैंने आप लोगों को ये कराया है जब हम कंपटीशन कैलकुलेट करते थे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक्सटेंडेड पे चला जाता हूँ। देखिए एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स मैंने कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले L1 है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया है, ये भी वही चीज़ है, यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया है। जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है वो क्या है, वेट। अब वेट में किस तरह कैलकुलेट करूंगा, हर फर्म की सेल्स उस इंडस्ट्री की सेल्स पे डिवाइड कर लूंगा उसी साल की, उस साल इंडस्ट्री की सेल्स की। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इंडस्ट्री सेल्स चाहिए। अब इंडस्ट्री सेल जो है मैं आम सिंपल कमांड से कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब इस कमांड को मैंने रिपीट करना होगा इंडस्ट्री कोड वाइज, कि फॉर एग्जाम्पल फलाने इंडस्ट्री जिसका कोड 1 था, उसका ईयर 2001 में टोटल सेल्स कितना है। अब ये कमांड जो है मैं सिंपल नहीं कर सकता, फॉर दैट आई हैव टू अगेन गो फॉर एक्सटेंडेड कमांड, ठीक है। जो मेरे पास जो एक्सटेंडेड कमांड है, यहाँ पे मैं गया, एक्सटेंडेड में गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेट। आई होप आप लोग मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, आप लोग के पास डेटा मौजूद है, ठीक है। वेट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने करना क्या है, मैंने एक वेरिएबल का टोटल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वो किस वेरिएबल का फाइंड आउट करना है, जो सेल्स है, ठीक है। सेल्स का मैंने टोटल फाइंड आउट करना है, लेकिन इंडस्ट्री वाइज मैं बाय फिन में जाता हूँ, ये वाला ऑप्शन, इंडस्ट्री वाइज और ईयर वाइज, कि हर साल में फॉर एग्जाम्पल एक साल में ईयर वाइज, और दूसरा जो मेरा वेरिएबल है जो इंडस्ट्री न्यूमेरिकल कोड है, जो लास्ट में IND_num के नाम से है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं सबमिट कर लेता हूँ। ये मेरे पास हर इंडस्ट्री की पूरे साल में जो सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा ईयर होगा, ये 2002 है, तो 2002 में अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसका नाम K70 है, उसके सामने ये सेल्स लिख गए। अब देखिए ये रिपीट हो रहा है, अब एक साल में एक इंडस्ट्री की वही सेल्स होंगे, वो चेंज तो नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे ही हम दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमारे पास सेल्स जो है की फिगर चेंज हो जाती है। 2002 में C27 जो इंडस्ट्री है, जिसका कोड न्यूमेरिकल कोड 2 है, उसकी ये सेल्स हो गए, ठीक है। अब मेरे पास टोटल सेल्स आ गए, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर लूँ, ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो वेट्स है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। वो है क्या, वो एक प्रोपोर्शन है कि किसी फर्म की सेल्स की इंडस्ट्री सेल्स में प्रोपोर्शन क्या है। अब उसके लिए जो मैं करूँगा क्या, सिंपल सेल्स डिवाइड बाय टोटल इंडस्ट्री सेल्स करूँगा, लेकिन मेरे पास टोटल इंडस्ट्री सेल्स नहीं है, वो मैंने कैलकुलेट करना है।
अगर मैं इसको एक्सेल के थ्रू करूंगा तो मैं हर साल हर इंडस्ट्री के लिए ये रिपीट करूंगा, ठीक है, वो बड़ा क्या है कम्बरसम डिफिकल्ट जहाँ पर। इसको मैं एक स्टेप से करता हूँ, और वो मैं किस तरह करता हूँ, मैं जाता हूँ स्टेटा में, ठीक है, और जाता हूँ डेटा क्रिएट एक्सटेंडेड में, क्रिएट न्यू वेरिएबल, ये दूसरा ऑप्शन जो है क्रिएट न्यू वेरिएबल एक्सटेंडेड, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को बल्कि वेट्स नाम नहीं देता, इंडस्ट्री सेल्स नाम देता हूँ। वेट्स तो अभी हमने कैलकुलेट करने हैं, इंडस्ट्री सेल्स के नाम देता हूँ, इंडस्ट्री सेल्स का नाम देता हूँ। और मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है कि मैंने करना क्या है, ठीक है। मैंने बेसिकली टोटल मालूम करना है या सम मालूम करना है, ठीक है, उस पर मैंने क्लिक किया। लेकिन किस चीज़ का, यहाँ से मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, जो वेरिएबल थे, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, सेल्स को सेलेक्ट किया, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद मैं बाय एफएन में गया, मुझे सेल्स तो चाहिए, ठीक है, लेकिन किस तरह चाहिए, हर साल और हर इंडस्ट्री का, कि एक साल में किसी भी इंडस्ट्री की सेल्स क्या है। तो मैं इसे कहता हूँ कि ये जो कमांड है टोटल की, कि आप सब मालूम कर लें, ये दो वेरिएबल के लिए रिपीट कर लें, एयर वाइज और इंडस्ट्री जो कोड है, जो इंडस्ट्री का न्यूमेरिकल कोड है, वो दोनों मैंने सेलेक्ट किए। यहाँ पे मैं एयर में गया, ठीक है, यहाँ से मैंने एयर सेलेक्ट किया, नीचे में आ गया, मेरे पास जो इंडस्ट्री न्यूमेरिकल कोड था उसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सबमिट किया, ठीक है। मेरे पास हर इंडस्ट्री के एयर वाइज सेल्स आ गए। अब फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री है K70, ठीक है, और एयर कौन सा है, अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाए, एयर क्या है 2002, तो 2002 में इंडस्ट्री K70 उसके सेल्स कितने हैं, ये देखिए, ये जो भी फिगर है आप इसको कॉपी कर ले, ठीक है, आपके पास फिगर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब हम दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं, ये C27 में जाते हैं, तो ये फिगर चेंज हो जाती है K70 से, और फॉर एग्जाम्पल ये K70 है, K70 में फिगर ये है, ठीक है। जैसे ही हम C27 में चले गए तो ये फिगर चेंज हो गई। रिपीट क्यों हो रही है, रिपीट इस वजह से हो रही है कि एक ही साल है। अब एक ही साल में अगर एक इंडस्ट्री है, उसके टोटल सेल्स चेंज तो नहीं हो सकते, हाँ, वो सेम ही रहेंगे। अब हर फर्म के सामने टोटल इंडस्ट्री सेल्स आ गए, ठीक है। अगर हम कोड वाइज देख लें, ठीक है, यहाँ ये 797 का जो कोड है, इसके सामने टोटल इंडस्ट्री सेल्स आ गई इन 2002, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला कोड है, इसके सामने भी क्या आ गए, टोटल इंडस्ट्री सेल्स, ठीक है। अब दूसरा मरहला क्या है, वेट कैलकुलेट करने का, ये जो वेट्स है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल फर्म की जो सेल्स है उसको टोटल इंडस्ट्री सेल्स पे क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ वेट्स, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, जो टोटल मेरे पास इंडस्ट्रीज की सेल्स आ गई, बल्कि सेल्स जो इंडिविजुअल फर्म की है, ठीक है, ये इंडिविजुअल फर्म की सेल्स है, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। जो मेरे पास नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है इंडस्ट्री सेल्स का, ये मेरे पास क्या आ गया, वेट आ गया, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया, किसी का कोई सवाल हो, फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया, मेरे पास सारे रिक्वायर्ड चीजें आ गई, ठीक है। सलमान साहब, मैं एक मिनट, सर ये वेट वाला, जी सर, जब उसका एक्शन रिपीट करते हैं, बेशक आप सारा रिपीट, वेट वाला रिपीट कर दें, वेट वाला मैं रिपीट कर लो, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, डेटा ड्रॉप सिलेक्टेड, ठीक है। यस, आई वांट टू ड्रॉप इट। अच्छा, इंडस्ट्री सेल्स आ गए हर फर्म के सामने, उस साल में उस इंडस्ट्री की कितने सेल्स है वो सब आ गए, ठीक है। ये वाला पार्ट इस फार्मूले में हो गया, ठीक है, वेट की कैलकुलेशन में, ये जो डिनोमिनेटर में है। अब हमने क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है। सेल्स तो हमारे पास ऑलरेडी हर फर्म के हर साल के मौजूद है। हमने क्या करना है, फर्म के उस साल में जितने सेल्स है डिवाइड बाई जो टोटल इंडस्ट्री सेल्स अभी भी हमने कैलकुलेट की, उस पर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपल, हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कमांड स्क्रीन में कर लेता हूँ, जनरेट वेट्स में ये कैलकुलेट कर ले, और वो क्या होंगे, फर्म्स के जो इंडिविजुअल सेल्स है, सेल्स, ठीक है, मतलब इस वेरिएबल का नाम सेल्स है, और ये क्या है, फर्म के अपने सेल्स है, डिवाइड बाई उस साल जो इंडस्ट्री की सेल्स है, जो हमने एक्सटेंडेड कमांड से कैलकुलेट किया। इसको मैं ओके करता हूँ। क्या किया, इसने मुझे एक नया वेरिएबल दिया, और वो क्या है, वेट्स, ठीक है।
ये वेट मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं इस फार्मूले में फिट करूंगा, और ये फार्मूला बेसिकली क्या है, ये जो लर्नर इंडेक्स मैंने कैलकुलेट किया है, इससे मैं माइनस कर दूंगा लर्नर के इंडेक्स को, लेकिन माइनस करने से पहले उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेट से, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, मैं इस फार्मूले को क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, मेरे पास एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल क्या है, सिंपल जो कमांड है मेरे पास किस चीज़ का, वेरिएबल क्रिएशन का, ठीक है, उसी से मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं एक नया वेरिएबल जनरेट करता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ भाई एडजस्टेड एडीजे, एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स ADJLI, ठीक है, ये मैंने उसको नाम दे दिया, ठीक है। मैं जाता हूँ सिंपल, और एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स क्या है, लर्नर इंडेक्स माइनस वेट इंटू लर्नर इंडेक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लर्नर इंडेक्स मैंने कैलकुलेट किया उसको मैं क्लिक करता हूँ, माइनस, ठीक है, जो वेट है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लर्नर इंडेक्स, ठीक है। जो लर्नर इंडेक्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, ठीक है, उसको मैं ओके करता हूँ, सबमिट करता हूँ, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स, ये है ADJL1, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यूज की है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि माइनस को इग्नोर किया है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी पावर ज्यादा है उस फर्म की, जितनी उसकी कम वैल्यू होगी उसकी मार्केट पावर क्या है, इंतहाई कम है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आए हो, फिर से आप सवाल कर ले, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। हमने ये सारा प्रोसेस किया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लर्नर इंडेक्स कैलकुलेट किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इसको इसमें एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट क्या की, इसको पावर को हम इंडस्ट्री विद इन इंडस्ट्री लेके आए कि इंडस्ट्री में पावर क्या है। उसके लिए हमने क्या किया, इसी लर्नर इंडेक्स से हमने लर्नर इंडेक्स माइनस किया, लेकिन माइनस करने से पहले उस लर्नर इंडेक्स के साथ हमने एक वेट मल्टीप्लाई किया, एक वैल्यू मल्टीप्लाई की, और वो वैल्यू किस चीज के बराबर थी, वो बराबर थी सेल्स डिवाइड बाय टोटल इंडस्ट्री सेल्स, ठीक है। यहाँ तक हमने किया, ये हमारा लर्नर इंडेक्स हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम जाते हैं, हमारा एक वेरिएबल कैलकुलेट हुआ और वो क्या है, एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स, ठीक है। हमारे बेसिक मॉडल में ये जो हमारा बेसिक मॉडल था, कौन सा वाला, ये वाला, कि अर्निंग्स मैनेजमेंट इज इक्वल टू अल्फा मीन इंटरसेप्ट प्लस बीटा 1 मार्केट पावर प्लस बीटा 2 कंपटीशन। इसमें से हमने क्या किया, ये मार्केट पावर क्या किया, कैलकुलेट किया। अब हम दूसरी स्टेप पे जाते हैं और वो क्या है, कंपटीशन, ठीक है। अच्छा, माहा ने सवाल किया था कि हम अगर कोई मल्टीपल रिग्रेशन है तो हम उसकी रेजिडुअल वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। वो जब ये मॉडल रन कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, मतलब अगर उसमें एक से ज्यादा आईवीज है या एक आईवी है, उनके लिए रेजिडुअल वैल्यू निकालना सेम है। आप अगर एक वेरिएबल मॉडल के लिए करते हैं या 2 वेरिएबल मॉडल के लिए करते हैं, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब इस मॉडल के लिए हमारे पास एमपी आ गया, मार्केट पावर आ गया। दूसरा क्या है, कंपटीशन HHI वाला, ठीक है, वो लास्ट क्लास में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। उस पर हमने क्या करना है, ठीक है, अगेन रिवीजन हो जाएगी आप लोगों को। HHI किस तरह कैलकुलेट होता था, हम हर फर्म के सेल्स को टोटल इंडस्ट्री सेल्स पे डिवाइड कर लेते थे, ठीक है ना, और उसके बाद उसको स्क्वायर कर लेते थे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद क्या कर लेते थे, उसको उससे जो वैल्यू आती थी वो 0 और 1 के दरमियान होती थी, और हम कहते थे ये हमारा HHI है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, इस पेपर को अगर आप देख लें, लर्नर इंडेक्स के बारे में इस अतर ने लिखा है कि ये जो एडजस्टेड लर्नर इंडेक्स है या लर्नर इंडेक्स है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं इससे इत्तेफाक क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर आप इस टर्म को देख लें, सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेलिंग एंड ग्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये नेगेटिव हो सकती है। मतलब किसी भी साल में फर्म्स का कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये एक्सपेंसेस सेल से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब फर्म लॉस में हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इससे जी ऑपरेटिंग लॉस आ सकता है, ऐसा बिल्कुल आ सकता है। तो आप लोग अपने जहन में रख ले कि हर पेपर जो है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती है। मतलब रिव्यूअर जो है कुछ चीजें और लोग कर लेता है, ठीक है।
मतलब उसकी कोई कुछ वजूहात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर जिस रिव्यूअर के पास गया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको मेथड्स का पता नहीं है। पॉसिबिलिटी मतलब जरूरी नहीं है कि हर इंसान की हर चीज में एक्सपर्टीज हो। अगर किसी इंसान की जो है टाइम सीरीज एनालिसिस में एक्सपर्टीज है, उसको आपने पैनल डेटा वाला सेंड किया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी कुछ गलतियां हो जाए। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखें कि हर पेपर की जो भी चीज कैलकुलेटेड है वो ठीक नहीं हो सकती, उसमें गलतियां हो सकती है। आप खुद देख लें, यहाँ पे आपके पास लॉस हो सकता है, तो ये वैल्यू जो है बिलो जीरो भी हो सकती है। मतलब इसको बंद करना कि 0 और 1 के दरमियान होगी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है। अच्छा, फिर आगे जाते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, इंडस्ट्री सेल्स हमारे पास है, इंडिविजुअल फर्म की सेल इस पे डिवाइड कर लेंगे, ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है। ये जो वेट का वेरिएबल था, ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूं, ठीक है, फर्म सेल्स डिवाइड बाय टोटल इंडस्ट्री सेल्स, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो मजीद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। एनवेलिड नेम स्पेसिफाइड, बहुत बड़ा नाम दिया। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ सेल्स बाय IND सेल्स बाय इंडस्ट्री सेल्स। ठीक है, इसको मैंने सिंपल ये नाम दे दिया। ठीक है सर, मेरे ख्याल में वक्त हो गया है। ठीक है, 7:40 पेपर रिज्यूम करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है।